हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण से आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, आज मैं आपको इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण या आईपीएसी नेम पूछे या कुछ भी, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। यानी इस चैप्टर को आज के बाद आप कभी भी भूलेंगे नहीं। यदि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल अच्छी तरीके से देखते हैं तो इस वीडियो से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पक्का होने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले आपको समझना है कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन युक्त यौगिक, कार्बनिक यौगिक। तो आती है बात कि कार्बनिक रसायन होता क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के बारे में या कार्बन युक्त यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। मतलब रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन युक्त यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें तो आपका हो जाएगा CH4, C2H6, C3H10। यानी कार्बन युक्त यौगिक के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ये तो आप समझ में आ गया होगा कार्बनिक रसायन क्या होता है, कि कार्बन युक्त यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। तो थोड़ा सा और समझ लीजिए अकार्बनिक रसायन क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। यानी जो अकार्बनिक आपका रसायन होता है उसमें कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों से बने यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। जैसे एग्जांपल के रूप में HCl, HNO3, ओके, उसके बाद से PB3O4। तो इस तरीके से ये अकार्बनिक रसायन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन युक्त यौगिक नहीं है। एक कार्बन युक्त यौगिक नहीं है, कहीं पर कार्बन है इसमें नहीं। तो जिसमें अगर आप कार्बन युक्त यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोल देंगे कार्बनिक रसायन, और जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों से बने यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन के बारे में बार बार बात की जा रही है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों आप समझ लीजिए कार्बन के बारे में कि एक कार्बन है क्या जो इतना ज्यादा नंबर लेकर बैठा है। तो जो आपका कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमारा क्या आता है 2 और 4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको समझ में आता है कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं 2 और 6। तो 6 जो आपका बाहरी कोश में होता है, इसका सेंस होता है कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया होगा बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने किया 2 और 4, तो 4, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे आपको एक बात समझ में आती है कि जो आपका कार्बन होता है चतुर्थ फलकी होता है। कितने फलकी? चतुर्थ फलकी, 1 2 3 4। यानी कार्बन चतुर्थ फलकी होता है। चतुर्थ
फलकीय होता है। ओके, क्यों? क्योंकि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन चतुर्थ फलकीय होता है। कार्बन में प्यारे दोस्तों श्रृंखलन का गुण होता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, श्रृंखलन का गुण होता है। ओके, तो ये तो चीज आपको समझ में आ रही होगी यहां से देखकर कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका चतुर्थ फलकीय गुण होता है। लेकिन ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि श्रृंखलन का गुण कैसे होता है। तो ये भी आगे आपको समझ में आ जाएगा, धीरे देखिए। और कार्बन के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कार्बनिक यौगिक के नामकरण की जो पद्धति है, आधुनिक पद्धति IUPAC है। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति जो है वो आपका होता है IUPAC। ओके, तो IUPAC तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति का नाम क्या है? IUPAC। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति का नाम क्या है, तो क्या है? IUPAC। इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अब आगे हम बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। आप अच्छी तरीके से चीजों को देखिए और समझिए। आपका कोई भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा। ये 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस करना क्या है, आपको ध्यान से वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। तो कार्बन यौगिक के IUPAC नेम को कार्बन के आधार पर इसको 3 प्रकार में बांटा गया। एक आपका होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इन चीजों को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यदि एक कार्बन हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? IUPAC पद्धति के भाषा में। यदि 2 कार्बन हो तो क्या पढ़ेंगे? IUPAC पद्धति के भाषा में। तो इन चीजों को आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद से हम लोग कितने श्रेणी में कार्बन को बांटा गया है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन। इस तरीके से मैंने आपको 10 कार्बन तक बता दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि अब यहां पर नामकरण लिख लीजिए, नामकरण। ओके, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेथ। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एथ। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोप। ओके, यदि 4 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेंट। 6 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्स। और 7 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेप्ट। और 8 कार्बन है तो क्या इसको बोलेंगे? आक्ट। और 9 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नान। और अगर 10 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे डेट। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इस चार्ट को आप यदि 1 से 2 बार आप देखते हैं तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किसका क्या कैसे है। तो यहां पर आपका हो जाएगा एथ जो है डबल कार्बन के लिए जो 1 कार्बन होगा उसको मेथ और 3 कार्बन होगा प्रेप। तो एक बार मेरे साथ आप रिपीट करिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान, डेट।
मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नान डेक। तो इनका यूज कहां पर है इसके आगे हम देखेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। इसको 2-3 बार आप याद कर सकते हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक, सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कार्बनिक यौगिकों का समूह। जो कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ध्यान से समझना है। तीनों को मैं डिफरेंशिएट करके आपको बताऊंगा तो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये रहा 3 पार्ट। पहला आपका होता है एल्केन, एल्केन समूह। दूसरा होता है आपका एल्कीन समूह और तीसरा आपका होता है एल्काइन समूह, एल्काइन समूह। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों को प्यारे दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड किया, एल्केन समूह, एल्काइन समूह, एल्कीन समूह और एल्काइन। तो सबसे पहले यह समझना है कि एल्केन समूह किसमें आते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वो आपका एल्केन समूह में आएगा। यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो वो आपका एल्कीन समूह में आएगा। यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन समूह में आएगा। यदि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन में आएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। अब जो आपके एल्केन समूह के बीच कार्बन और कार्बन के बीच का जो कोण होता है, एल्केन समूह में कार्बन और कार्बन के बीच का जो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एल्कीन समूह में कार्बन और कार्बन के बीच का जो कोण होता है वह आपका होता है 120 डिग्री। एल्काइन समूह में कार्बन और कार्बन के बीच का जो कोण होता है वह आपका होता है 180 डिग्री। यहां तक तो आपको क्लियर। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि एल्केन समूह में कार्बन और कार्बन के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, पूछेगा एल्काइन समूह में कार्बन और कार्बन के बीच कितने अंश का कोण बनता है, तो 180 डिग्री। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब एल्केन का जो फार्मूला होता है, एल्केन का जो सूत्र होता है वह होता है आपका CnH2n प्लस का 2। और जो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और जो एल्काइन का होता है CnH2n माइनस का 2। तो सिंपल तरीके से आप एक कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं, CnH2n प्लस 2। फिर आगे जाएंगे तो 2 घटा दीजिए, यानी 2 घटा दिया तो CnH2n हो गया। फिर इससे आगे जाएंगे तो 2 और घटा दीजिए तो CnH2n माइनस का 2। ओके, कॉन्सेप्ट से आपको इसको ध्यान में रखना है कि यदि एल्केन है तो CnH2n प्लस 2 और एल्कीन में जाएंगे तो 2 घटा देंगे, यानी प्लस का 2 यहाँ से हटा दिया तो CnH2n हो गया। फिर आगे जाएंगे तो 2 और घटा देंगे तो आपका हो जाएगा CnH2n माइनस का 2। ओके, अब समझना ये है कि n क्या है। जो n है, n आपका है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या, की संख्या। ओके, n जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसमें भी n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, इसमें भी n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहां पर यदि कार्बन को मैंने 4 ले लिया, समझिएगा ध्यान से, कार्बन को मैंने 4 ले लिया तो हाइड्रोजन की मात्रा यहां पर इस सूत्र के लिए कितना होगा H2n, यानी 2n का मान कितना लेना है, 4 लेना है। जो n की वैल्यू लेना है हाइड्रोजन वाले के लिए भी कार्बन का लेना है, यानी n की वैल्यू कितना है 4, तो 4 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 4 दूना 8 2 10, यानी यहाँ पर कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। ओके, एक एग्जांपल और समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कार्बन आपका 3 है, n की वैल्यू मान लीजिए 3 है,
तो इस फार्मूले के लिए कार्बन की संख्या कितनी होगी? इस फार्मूले के लिए कार्बन की संख्या 3 होगी और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2n + 2। 2n का मान कितना है? 3। 3 + 2 तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 2 8। ओके, यहां तक समझ गए होंगे। अब इस फार्मूले के लिए देख लीजिए, अगर कार्बन की मात्रा यहां पर 3 है तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? मान लीजिए n का मान 3 है तो कार्बन 3 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2n, यानी 2n का मान 3 तो 6। ओके, यानी यदि कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन उसका डबल 6 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, यदि कार्बन की मात्रा 3 है, यदि n का मान मैंने 3 ले लिया तो यहाँ पर कार्बन की मात्रा कितना हो जाएगा? 3। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की मात्रा, तो इस फार्मूले पर रख दीजिए 2, n का मान कितना है? 3 माइनस का 2, तो ये हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 दूना 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा 4 हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा 6 हो गई और यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा 8 हो गई। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, उसको समझिएगा। इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, एल्केन समूह में जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, अगर कार्बन आपका X है तो जो हाइड्रोजन होगा 2x + 2। यानी कि अगर कार्बन X है तो हाइड्रोजन आपका होता है 2x + 2। यानी कि कार्बन का डबल करके 2 जोड़ देंगे तो आपका एल्केन समूह में आ जाता है। यदि कार्बन का डबल से 2 अधिक है, कार्बन का डबल से 2 अधिक है तो वो हाइड्रोजन की संख्या हो जाए। जैसे यदि आप कार्बन की संख्या आप ले लेते हैं, समझिएगा एग्जांपल के रूप में, यदि कार्बन की संख्या 3 ले लेते हैं और हाइड्रोजन की संख्या आपको 8 दे दिया है, तो क्या मैंने बोला? यदि कार्बन का डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन है, यदि कार्बन के डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो आपका आता है एल्केन समूह में। देखिए, कार्बन के डबल यानी 3 का डबल 6, 2 से 2 अधिक यानी 6 2 8, यानी कार्बन के डबल से 2 अधिक है तो आपका एल्केन समूह में आएगा। यदि कार्बन का डबल हाइड्रोजन है तो एल्कीन में आएगा। यदि कार्बन के डबल से 2 कम है हाइड्रोजन, कार्बन के डबल से 2 कम है हाइड्रोजन, तो वो आपका हो जाएगा एल्काइन समूह में। तो कॉन्सेप्ट आपको यही रखना है कि यदि कार्बन के डबल से 2 अधिक है हाइड्रोजन की संख्या तो आपका एल्केन समूह में आएगा। यदि कार्बन के डबल से 2 अधिक है हाइड्रोजन की संख्या तो उसको हम बोलेंगे एल्केन समूह में। यदि कार्बन की संख्या से डबल संख्या है हाइड्रोजन की संख्या तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन समूह। यदि कार्बन की डबल संख्या से 2 कम है हाइड्रोजन की संख्या तो उसको हम बोलेंगे एल्काइन समूह। जैसा कि आप एग्जांपल के रूप में देख पा रहे हैं, मैंने n की वैल्यू 3 लिया तो यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 4 आया। यानी कि कार्बन 3 है, इसका डबल 6 से 2 अधिक यानी 8। ओके, तो एल्केन में आ गया। यदि कार्बन का डबल मात्रा में हाइड्रोजन है, यानी कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 है, तो आपका एल्कीन समूह में आ गया। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। अब आपको समझना ये है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि C5H12 किस समूह में आता है। ऑप्शन दे देगा एल्केन समूह, ऑप्शन बी दे देगा एल्काइन समूह और ऑप्शन सी दे देगा एल्कीन समूह और ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। यदि कार्बन की संख्या से डबल संख्या से 2 अधिक है, कार्बन की संख्या x है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा? 2x + 2 होगा, तो आपका एल्केन समूह में आएगा। यदि कार्बन की संख्या से डबल संख्या में हाइड्रोजन है तो आपका एल्कीन समूह में आएगा। यदि कार्बन की डबल संख्या से 2 कम है हाइड्रोजन की संख्या तो एल्काइन में आएगा। तो आइए इस एग्जांपल को हम चेक करते हैं कि जैसे C5H12 है तो कार्बन की संख्या 5 है और हाइड्रोजन की संख्या 12 है। तो आप देख रहे हैं
कि कार्बन के डबल से दो अधिक है हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन के डबल से दो अधिक है हाइड्रोजन की संख्या, तो किस समूह में आएगा? एल्केन समूह में। यहीं पर यदि ए ऐसे दे देता C5H10 तो कार्बन का डबल है हाइड्रोजन की संख्या, तो किस समूह में आएगा? एल्कीन समूह में। ओके, यहीं पर यदि ए C5H8 दे देता तो कार्बन का डबल करेंगे तो 10 होगा, 10 से 2 कम है यानी 8 है, तो कार्बन के डबल से 2 कम है हाइड्रोजन की संख्या, तो एल्काइन समूह में आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये तो मैंने बताया पहचानना कि कैसे आप पहचानेंगे कौन एल्केन समूह में है, कौन एल्कीन समूह में है और कौन एल्काइन समूह में है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट समझिएगा, यदि कार्बन एक है तो आप बोलते थे मेथ। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए CH4 है, इसका पूछ लिया जाए IUPAC नेम बताइए, CH4 का IUPAC नेम बताइए, तो बात को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, तो चारों लगा दीजिए, 1 2 3 4। ओके, 4 हाइड्रोजन है तो चारों को जगह दे दीजिए, 2 3 और 4, चारों को मैंने जगह दे दिया। किस बांड से जुड़े हैं? सिंगल बांड से, तो किस में आएगा? एल्केन समूह में। तो ये तो पता चल गया कि आपका एल्केन समूह में है। तो एल्केन समूह में यदि आता है तो एन जोड़ते हैं, और यदि एल्कीन समूह में आता है तो वहां पर हम इन जोड़ते हैं, और एल्काइन समूह में आता है तो आइन जोड़ते हैं। ओके, तो आपका जो CH4 है इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। कार्बन एक है तो क्या लिखेंगे? मेथ। ओके, प्लस। अब आप देख रहे हैं कि ए एल्केन समूह में है, क्यों? क्योंकि सारे के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या जोड़ना है? एन, यानी मेथ धन एन क्या हो जाएगा? मेथेन, यानी आपके CH4 का जो IUPAC नेम हो जाएगा मेथेन। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक और देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया कि C3H8 का IUPAC नाम बताइए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है? 3 कार्बन लगा देना है, तो 3 कार्बन मैंने लगा दिया। अब सभी कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको भी लगा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करना है? ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे, इनको आपस में अटैच कर दीजिए, अटैच कर दीजिए। ओके, अब 8 हाइड्रोजन है, इसको आपको सजाना है, तो 1 हाइड्रोजन इसको दे दिया, 1 हाइड्रोजन इसको दे दिया, 1 हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक खाली है ये भी ले लिया, एक खाली है ये भी ले लिया, एक खाली है ये भी ले लिया, और एक खाली है ये भी ले लिया। अब आप देखिए C3 1 2 3 यानी कार्बन की संख्या 3 हो गई। अब हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन भी हो गए और 3 कार्बन भी। अब आप देख रहे हैं कि जो सारे आपस में जुड़े हैं कार्बन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि एल्केन समूह में है। तो सबसे पहले ए आपको क्लियर हो गया, एल्केन समूह में। अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हमने क्या पढ़ा था? मेथ एक प्रोप। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है प्रोप प्लस। अब आपका एल्केन समूह में है तो क्या जोड़ना है? एन जोड़ देना है, तो आपका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम प्रोपधनेन प्रोपेन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एल्केन समूह में यदि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज और आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कार्बन होते हैं आपस में श्रृंखलन का गुण होता है, आपस में एक चैन बनाते बनाते बहुत बड़ा IUPAC नेम बना सकते हैं। यहां तक कि मेरा भी IUPAC नेम बन सकता है। ओके, तो एल्केन समूह आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एल्कीन समूह के बारे में। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि C3H6 का IUPAC नेम बताइए, तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया कि यदि कार्बन की संख्या से डबल संख्या में हाइड्रोजन की संख्या हो तो आपका एल्कीन समूह में आता है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं C3H8 में कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 है, यानी कार्बन की संख्या से डबल संख्या में आपके हाइड्रोजन की संख्या है, यानी आपका एल्कीन समूह में है। तो एल्कीन समूह में आएगा तो लास्ट में इन जुटेगा। इतना सा क्लियर। तो डायरेक्ट इसका आप आईयूपीएसी नेम बता सकते हैं। कार्बन 3 है तो क्या, मेथ 8 प्रो, यानी प्रोप होगा और लास्ट में क्या जुटेगा, इन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ओके, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको, अगर आईयूपीएसी नेम पूछता है कि C3H6 का आईयूपीएसी नेम है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब इसका अगर चेन की बात करें कि C3H6 का श्रृंखला बताइए या कार्बन श्रृंखला बताइए, तो आप क्या करेंगे। तो जैसा कि आपको ट्रिक से कि कार्बन की डबल संख्या में यदि हाइड्रोजन की संख्या हो तो एल्कीन समूह में आता है, तो आपको एक क्लियर हो गया कि लास्ट में इन जोड़ना है, और एल्कीन समूह में है तो डबल बॉन्ड आएगा। एल्कीन समूह में है तो डबल बॉन्ड आएगा, तो आप क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लगा दीजिए, 1 2 3। अब कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब जैसा कि आपको पता चल गया कि डबल बॉन्ड आएगा, तो प्यारे दोस्तों अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, जैसा कि आपको यहाँ पर इंगेज भी किया गया है 2 इलेक्ट्रॉन। यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। अगर डबल बॉन्ड में नहीं कर दिया, ये डबल बॉन्ड कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, 4, 1 2 3 4, यानी डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आया है तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन की। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड आपका आ गया, कार्बन और कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बन और कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड आता है तो 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 1 2 3 4 5 6। और डबल बॉन्ड आया है तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 4, 1 2 3 4। सिंगल बॉन्ड आया है तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 1 2। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया कि इन समूह में है, एल्कीन समूह में है तो डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर क्या करिए, 2 इलेक्ट्रॉन इससे मांगिए और 2 इलेक्ट्रॉन इससे मांगिए, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो इन दोनों को मैंने पास में लाया, कहा कि चलो तुम लोग की साझेदारी करवाते हैं, तो इन दोनों को मैंने यहाँ से भी ले लिया, तो यहाँ से ये साझेदारी कर ली। अब यहाँ पर अब कुछ नहीं करना, यहाँ से जोड़ देना है, छुट्टे थोड़ी रहेंगे, ये आपस में जुड़ते जाएंगे, क्योंकि चेन सिस्टम होता है, श्रृंखलन का गुण होता है कार्बन में। अब हाइड्रोजन आपको लगाना है, 6 हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, और एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए। अब देखिए कार्बन 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में आईयूपीएसी नेम पूछता है तो डायरेक्ट आप कार्बन की डबल संख्या वाला रूल फॉलो करेंगे, तो डायरेक्ट आप C3H6 का निकाला है आपने अभी, प्रोपीन। और अगर ये श्रृंखला की बात करता है कि चैन बनाइए, तो आप इस तरीके से चैन बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और इसका समझिएगा, एल्कीन समूह का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एल्काइन का। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि C5H10 का आईयूपीएसी नाम बताइए, तो यदि आपसे आईयूपीएसी नेम पूछता है तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या कार्बन की डबल संख्या में हाइड्रोजन की संख्या है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 10 है, यानी कार्बन की डबल संख्या में हाइड्रोजन की संख्या है, तो आपका एल्कीन समूह में हो गया। यदि यही कार्बन की डबल संख्या से 2 अधिक होता, यानी यहाँ पर 10 हाइड्रोजन ना आया करके 12 हाइड्रोजन होता,
यानी कार्बन की डबल संख्या से 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या होती तो एल्केन समूह में आता। यदि यही कार्बन की डबल संख्या से 2 कम होता है, यानी यहाँ पर 8 हाइड्रोजन होता, तो एल्काइन समूह में। कार्बन की डबल संख्या यानी 5 × 10 - 2, तो 10 - 2 कितना हो गया, यानी कार्बन की डबल संख्या से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या है, तो आपका एल्काइन समूह में आ गया। तो कार्बन की डबल संख्या में हाइड्रोजन की संख्या है, यानी आपका एल्कीन समूह में है, तो लास्ट में केवल इन जोड़ना है। ओके, अब डायरेक्ट इसका यूपीएससी नेम बता सकते हैं। जैसे 5 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, यानी 5 कार्बन के लिए हम पेंट का यूज करते हैं, प्लस लास्ट में इन जुटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पेंटीन। ओके, ये तो आपने आईयूपीएसी नेम बता दिया। अब आप इसका चैन बनाकर बताइए। तो सब चैन बनाते समय देखिए, जैसा कि आपको क्लियर हो गया कि कार्बन की डबल संख्या में हाइड्रोजन की संख्या है, तो एल्कीन समूह में है, तो एक कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, तो एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर मैंने इसको डबल बॉन्ड दे दिया। ओके, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ए ले लिया, तो एक यहाँ पर दे दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ बचेगा और यहाँ पर, तो 4 इसके पूरा हो गए। 2 यहाँ पर दे दिया है, तो एक यहाँ से हो जाएगा। अब एक दूसरे से जुड़ेंगे आपस में चैन के सिस्टम में, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, तो एक यहाँ पर, तो इसका भी 1 2 3 4 इसका भी हो गया। अब बात आती है इसका, तो एक तो यहाँ से ये ले लिया, फिर 2 3 4, इसको भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब बना दीजिए चैन। तो ए जोड़ दिया, ए जोड़ दिया। ओके, अब हाइड्रोजन 10 सजाना है, तो एक यहाँ पर दे दिया, दूसरा यहाँ पर दे दिया, तीसरा यहाँ पर दे दिया, चौथा यहाँ पर दे दिया, पांचवा यहाँ पर दे दिया, छठवां यहाँ पर दे दिया, और सातवां यहाँ पर दे दिया, और आठवां यहाँ पर दे दिया, और नौवां यहाँ पर दे दिया, फिर 10वां यहाँ पर दे दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका चैन बनकर तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्कीन समूह से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आप चैन कैसे बनाएंगे और आईयूपीएसी नेम कैसे आप बताएंगे। अब हम आगे देखते हैं एल्काइन समूह का। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि आप बताइए C3H4 का आईयूपीएसी नेम बताइए। तो जैसा कि मैंने ठीक बताया कि यदि कार्बन की डबल संख्या से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या हो तो एल्काइन समूह में आता है। तो यहाँ पर कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 4 है। यदि कार्बन की डबल संख्या से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या हो तो एल्काइन में आता है। तो देखिए है कि नहीं। तो कार्बन की डबल संख्या यानी 3 × 2, कार्बन की डबल संख्या से 2 कम, तो 2 कम कर दीजिए, तो 3 दूना 6 - 2 4, यानी आपने देखा कि कार्बन की डबल संख्या से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या है, यानी किस समूह में है, आपका एल्काइन समूह में है। यानी लास्ट में क्या जुटेगा, केवल आयन। यहाँ तक तो क्लियर है। प्लस अब कार्बन 3 है तो मेथ एथ प्रोप, यानी क्या हो जाएगा, प्रोप धन आयन, तो हो जाएगा आपका प्रोपाइन। ओके, ये तो आपने आईयूपीएसी नेम बना दिया। अब इसका चैन बनाते हैं कि इसका चैन आप कैसे बनाएंगे C3H4 का। तो 1 2 3। अब आपको एक क्लियर हो गया कि यह एल्काइन समूह में है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो एक जगह आप ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगा दीजिए, लगा दिया। अब इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, इसके पास भी, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर ले रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ले लिया, तो एक बचा, एक यहाँ नोट कर लिया। अब इससे जुड़ने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी ले लिया, अब 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ले लिया, तो बचा एक, तो एक क्या करेगा, दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। ओके,
अब इसके भी 1 2 3 4, इसको भी 1 2 3 4, अब इसका भी कर दीजिए 2 3 4, यानी सबके 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमको 4 हाइड्रोजन लगाना है, तो खाली यहाँ पर पड़ा है 1 लगा दिया, खाली यहाँ पर पड़ा है 1 लगा दिया, खाली यहाँ पर पड़ा 1 लगा दिया, यानी कार्बन 3 1 2 3, हाइड्रोजन 4 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपका चैन भी तैयार हो गया और IUPAC नेम भी आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं एल्काइन समूह का। जैसे पूछ लिया जाए कि C5H8 का IUPAC नेम बताइए, तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया कि कार्बन की डबल संख्या से 2 कम यदि हाइड्रोजन की संख्या होगी तो आपका एल्काइन समूह में आएगा। तो कार्बन का डबल करेंगे यानी 5 का डबल 10, 10 में से 2 घटाएंगे आप, यानी कार्बन की डबल संख्या से 2 कम आपके हाइड्रोजन की संख्या है। तो इस तरीके से ए आपका एल्काइन समूह में है। तो लास्ट में क्या जुड़ना है? लास्ट में केवल आयन जुड़ना है। अब कार्बन 5 है तो क्या मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी क्या हो जाएगा पेंट धन आयन। तो पेंट धन आयन क्या हो जाएगा पेंटाइन, यानी आपने C5H8 का IUPAC नेम बता दिया पेंटाइन। ओके, तो IUPAC नेम को आप तो सिंपल तरीके से 10 से 15 सेकंड में बता दिया। अब बात आती है इसका चयन के बारे में कि यदि C5H8 का आपको चैन बनाना पड़े, श्रृंखला बनाना पड़े कार्बन और कार्बन का, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, और आपको एक क्लियर हो गया कि ए एल्काइन समूह में है तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आया तभी ना एल्काइन समूह में है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आप लगा दीजिए 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 कार्बन तो यहाँ से ले लिए 3 इलेक्ट्रॉन 1 4, यानी इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गए। अब इसके भी 3 जुड़ गए तो एक यहाँ से जोड़ दीजिए, दूसरे कार्बन से जोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ। अब इसके भी 4, इसके भी 4 हो गए। अब इसका 4 करना है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके हो गए। अब हाइड्रोजन 8 है तो 8 हाइड्रोजन को आपस में जोड़ना है, तो पहले कार्बन से कार्बन जोड़ दिया। अब 8 हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो एक खाली यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, एक खाली यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर 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 लगा दिया, यहाँ पर। अब देखिए C5H8 हो रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 कार्बन भी हो गए और 8 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपका चैन भी बन गया और आपका IUPAC नाम भी आपने बता दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से अगर क्वेश्चन आते हैं पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में तो आप डायरेक्ट कैसे उसको IUPAC नेम या चैन बना सकते हैं। तो कल हम लोग बात करेंगे OH समूह, और उसके बाद से OH समूह, कीटोन समूह, COOH समूह और एल्डिहाइड, और उसके बाद से आपका जितने भी नेक्स्ट बचे हैं आपके कार्बनिक यौगिक से जुड़े यौगिक, सारे क्वेश्चंस को मैं देख लूंगा। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कहीं भी किसी भी टॉपिक में, चाहे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस टॉपिक में या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई जोश, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।